हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर कुमार राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज रेल्म में। यहाँ पर जैसा आपको पता है कि हम अपने मशीन लर्निंग के सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 पे हैं। और अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 0 और 1, लेक्चर नंबर 0 जिसमें हमने मशीन लर्निंग का सिलेबस देखा और लेक्चर नंबर 1 जहाँ पर हमने टाइप ऑफ मशीन लर्निंग समझा, ये दोनों आप पहले देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आएँ तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। सो लेक्चर नंबर 0 का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा और फिर अभी लेक्चर नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा। और मैं प्लेलिस्ट का भी लिंक ऊपर आपको ऊपर कार्ड पे डाल दे रहा हूँ, तो उस प्लेलिस्ट को आप ऐड कर लें जिससे आपको हमेशा वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अगर मैं एक क्विक रिकैप करूं तो पिछले लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि मशीन लर्निंग कितने तरह के होते हैं। हमने ये पाया कि मशीन लर्निंग में 3 तरह थे, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्स्ड। वापस से अगर आपको डिटेल्स देखने हैं तो आप उस लेक्चर में जाएं। और अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं तो अगर मैं बात करूं सुपरवाइज्ड लर्निंग की, तो हमने ये पाया कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के केस में हमारे पास जो इनपुट डेटा था वो लेबल्ड था और जो हमारे पास आउटपुट डेटा है वो भी लेबल्ड मिला। और ये एक एग्जांपल हमने देखा था जो कि आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो अब बात करें आज के एजेंडा की। इस लेक्चर में हमारा एजेंडा है ये समझना कि रिग्रेशन कैसे काम करता है, जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक पार्ट है। और उसमें भी अगर हम डिटेल बात करेंगे जो कि लीनियर रिग्रेशन पे। हाँ, मैं लेक्चर शुरू करने के पहले आपको समझा दूं कि इस टॉपिक के 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में मैं कोशिश करूंगा 1 या 2 या 3 लेक्चर में रिग्रेशन को अच्छे से समझा दूं। और उसके बाद एक पार्ट होगा जिसमें मैं आपको पाइथन जुपिटर नोटबुक पे कोड वॉक थ्रू कराऊंगा, जिसमें मैं कोड करूंगा और आपको दिखाऊंगा रिग्रेशन कैसे परफॉर्म करता है। तो ये ऐसा होगा। और मैंने जैसा बताया था शुरू में कि आपको आपके मैथमेटिक्स में जो चीज़ें यूज़ होंगी यहाँ पर वो है सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 12th में आप पढ़ते थे, 10th-12th में, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट। और दूसरा जो हम यूज़ करेंगे वो है डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का कंसेप्ट। सो ये 2 कंसेप्ट आपको ब्रश होना चाहिए, तो वो आप थोड़ा एक बार ब्रश अप कर लें कहीं से। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, रिग्रेशन में जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इसका डिफरेंस समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिग्रेशन के केस में या आगे आने वाले वीडियोस में हम ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। सो आप लोगों ने मैथ में भी ये सुना होगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको 10th-12th का मैथ याद हो तो आपको याद होगा कि अगर हम ऐसा एक इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंडेंट है। x जैसे जैसे चेंज करेंगे तो y वैसे ही चेंज होगा, ये आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि y डिपेंडेंट है x पे, इसलिए हम कहेंगे y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट ये हमेशा जरूरी नहीं है। अगर इसी इक्वेशन को हम उल्टा लिख दें, मतलब x इक्वल्स टू वाई माइनस सी बाई एम, जस्ट हमने इक्वेशन को x के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो अब यहाँ पे x बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल और y बन गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये मैटर है रेफरेंस का, किस रेफरेंस से आप देख रहे हैं डेटा को। अगर आपको y आपका आउटपुट है आपकी डेटा का और आपको लगता है कि वो x पे डिपेंडेंट है, तो x इंडिपेंडेंट हो जाएगा, y डिपेंडेंट हो जाएगा और वाइस वर्सा। तो अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन हाउ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल वैसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन पे। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो पूरे एक्सपेरिमेंट में हम चेंज करते हैं और चेक करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल के आंसर क्या आया। तो अब इसको थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियो में समझते हैं, जैसा कि मैं हर लेक्चर में करता हूँ। तो इस यहाँ पे आपके पास 2 इमेजेस हैं, मैं कर्सर मूव करता हूँ। हाँ, ये देखिए, एक इमेज ये है और एक इमेज ये है।
पहला इमेज जो है लेफ्ट साइड में, उसमें आपको ऐसे पानी दिख रहा होगा और छोटे पौधे दिख रहे होंगे, और दूसरा वाला जो इमेज है उसमें पौधे थोड़े बड़े दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम पानी देते हैं किसी पौधे में तो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। तो यहाँ पे पानी एक वेरिएबल है और पौधे की लंबाई एक वेरिएबल है। तो अगर हम ऐसे बात करें अमाउंट ऑफ वाटर और साइज ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ लीव्स लिविंग और डेड, तो अगर हम अमाउंट ऑफ वाटर को x कहें और साइज ऑफ प्लांट को y कहें, सो अब यहाँ पे क्या है, जो साइज है प्लांट का वो डिपेंडेंट है पानी पे, पानी डिपेंडेंट नहीं है साइज पे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे पौधे की ऊंचाई इतनी ही बढ़ेगी जितने आप अच्छे से पानी देंगे। इसका मतलब पौधा का जो लेंथ है या पौधा का जो साइज है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो पानी है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसको हम एक्सपेरिमेंट में चेंज करेंगे बार बार, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो अफेक्ट होगा उस चेंज से और जो हमारा आउटपुट होगा मशीन लर्निंग के केस में। तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, और अगर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं इसको और डिटेल में अगले लेक्चर में बताऊंगा। अब बात करें असाइनमेंट। तो आपको पता है कि मैं हर लेक्चर के साथ एक असाइनमेंट भी देता हूँ। तो अब ये असाइनमेंट 4 है। असाइनमेंट 1, 2, 3 लेक्चर नंबर 1 में दिया गया था। असाइनमेंट 4 में आपको करना बहुत आसान है। इसमें आपको 3 केसेस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा, हर केस में एक x है एक y है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो मैं क्वेश्चन को अभी पढ़ूंगा नहीं, आप इसको पढ़ें आराम से और कमेंट बॉक्स में आंसर करें, या ईमेल भी कर सकते हैं आप मेरे ईमेल आईडी पे। अब बात करें रिग्रेशन पे। तो रिग्रेशन एक मैथमेटिक्स का बहुत ही वाइडली यूज्ड टर्म है और मशीन लर्निंग में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, किसी भी कंपनीज में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो रिग्रेशन एक तरह से सबसे फेवरेट टॉपिक होता है शुरुआती इंटरव्यू राउंड्स के। मैंने भी ये ऑब्जर्व किया जहाँ जहाँ मैं इंटरव्यू देने गया, रिग्रेशन एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है इंटरव्यूअर का इंटरव्यू लेने के लिए। तो इस टॉपिक को हमें बहुत कोर से समझने की ज़रूरत है। तो समय हमारे पास पूरा है और हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। तो रिग्रेशन क्या है, अगर हम एक सेंटेंस में बात करें या किताबी भाषा में बात करें तो रिग्रेशन एक मेथड है कि हम कैसे टारगेट वैल्यू, जो भी हमारा टारगेट है किसी मशीन लर्निंग में, उसको मॉडल करते हैं। मतलब टारगेट वैल्यू क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, अभी हमने समझा। और इंडिपेंडेंट प्रिडिक्टर, मतलब इंडिपेंडेंट प्रिडिक्टर को यूज करके कैसे उसको मॉडल करेंगे हम टारगेट वैल्यू को। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने, बहुत ही सिंपल एग्जांपल ये है कि एक देश की ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 5.3, 5.6, ये परसेंटेज में है। 5% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, 5.6% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, किसी किसी साल का डेटा है, और उस साल का एवरेज स्टॉक प्राइस है। ये मैंने मतलब खुद से एक डेटा बनाया है, ऐसा कोई ये फिक्शनल डेटा है, तो इस पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल परसेप्शन भी ये होता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा किसी देश का तो वहाँ का स्टॉक का भी प्राइस थोड़ा घटता है। ये एक नॉर्मल, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो होता है वो सेंटीमेंट पे काम करता है। तो एक तरह का आपको रिलेशन ऐसा दिख रहा होगा कि जब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो स्टॉक प्राइस रेट घट रहा है। अब अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो कुछ ऐसा हमें दिख रहा है। ये स्टॉक प्राइस रेट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे है आपका स्टॉक प्राइस रेट, और ये उसका डेटा है। ये तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सीरीज जैसा आपको यहां दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे देख सकते हैं, एक ऐसा एक वर्चुअल लाइन आप बना रहे होंगे दिमाग में। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा बताइए कि जब 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, मान लीजिए किसी कंपनी ने यह गेस किया कि अगले साल इस देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% होगा, तो आप क्या गेस करेंगे कि उस देश का स्टॉक प्राइस कितना होगा? तो आप ये तो गेस नहीं करेंगे ना कि 1600 होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, स्टॉक प्राइस घट रहा है। आप ये भी नहीं गेस करेंगे कि ये 200 हो जाएगा, क्योंकि जब और भी 6 से ज़्यादा भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तब भी 200 तो नहीं हुआ। तो एक रेंज आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा, है ना। कहाँ सेट होगा? कुछ ऐसा,
मतलब ये एक अप्रोक्सीमेट है कि 600 से 1000 के बीच कुछ होगा, ऐसा आप सोचेंगे माइंड में, राइट। लेकिन ऐसा सोचने से तो काम नहीं चलेगा ना, तो हमें एक नंबर चाहिए होता है कि हम प्रिडिक्ट करेंगे भाई ये नंबर होगा, या उस नंबर के आसपास कहीं कोई वैल्यू हो। तो ये काम करता है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या करता है, इस डेटा पे एक लाइन फिट करता है। सो यहां पर ये लाइन बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम इसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। अब ये लीनियर रिग्रेशन क्या कर रहा है, एक लाइन फिट कर रहा है इसके अंदर। ये लाइन कैसे फिट हो रहा है ये हम देखेंगे आगे। पहले तो बहुत आसान भाषा में आप समझ लें कि रिग्रेशन जब भी आपसे कोई पूछे, अगर आपको आपके दिमाग में ये आंसर होना चाहिए कि रिग्रेशन क्या करता है, किसी भी डेटा में एक कर्व फिट करता है। इस केस में लीनियर है चूंकि, इसलिए लाइन फिट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। अब आप अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6 है तो स्टॉक प्राइस क्या होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कुछ होगा एग्जैक्ट, मतलब ये कम से कम 960 या 950 के आसपास कोई वैल्यू होगी। आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। और पहले क्या बोल रहे थे आप, 600 से 1000 के बीच कुछ होगा। तो अब आपका जो रेंज है वो एकदम करीब करीब आ गया। यही है मशीन लर्निंग। यही मशीन लर्निंग आपको मदद करता है कि आप वैल्यूज को और ज़्यादा करीबी डिटेक्ट कर पाए या प्रिडिक्ट कर पाए। तो ये हो गया लीनियर रिग्रेशन का बेसिक एग्जाम्पल। और अगर आप बात करें नॉन लीनियर रिग्रेशन की, सो नॉन लीनियर रिग्रेशन के केस में आप देख सकते हैं कि डेटा जो है वो कोशिश करता है कि पूरे पे ऐसा फिट हो। डिफरेंस क्या है, अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर में मान लीजिए 5.8 पे 5.9 पे मान लीजिए डेटा, यहां पर ये एक्चुअल डेटा है, राइट। तो एक्चुअल डेटा आपका 980 के आसपास कहीं है, लेकिन आपका जो स्ट्रेट लाइन फिट हुआ है वो बता रहा है 1100 के आसपास। तो लीनियर, क्योंकि ये प्रिडिक्शन है तो यहां पे कुछ एरर भी होगा, तो यहां पे एक बड़ा सा एरर बन रहा है। उस एरर को कम करने के लिए बहुत लोग नॉन लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं, जिसमें वो कोशिश करते हैं कि एक एक कर्व को फिट किया जाए। लेकिन मशीन लर्निंग के ज्यादातर, मतलब ऑलमोस्ट सारे केसेस में जब आप देखेंगे, या हम लोग जो यूज करते हैं अपनी कंपनीज में, हम लीनियर रिग्रेशन ही फॉलो करते हैं। नॉन लीनियर रिग्रेशन चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है, इसलिए हमारा जो दायरा होगा इस पूरे कोर्स का वो लीनियर रिग्रेशन होगा। हम लीनियर रिग्रेशन ही फिट करेंगे और ये आपके लिए बहुत आसान होगा समझना, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यूज में बैठने के लिए। तो ऐसे कर्व को जब फिट करते हैं, अभी मैंने बताया, इसको कहते हैं हम नॉन लीनियर रिग्रेशन। अब बात करें तो हमने क्या समझा अभी तक कि रिग्रेशन लीनियर हो सकता है या रिग्रेशन नॉन लीनियर हो सकता है। दूसरी बात हमने समझी, रिग्रेशन हेल्प करता है हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच एक रिलेशनशिप बनाने में बाय फिटिंग अ कर्व। ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है जो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए रिग्रेशन के लिए। अब बात करें कि रिग्रेशन की यूज क्या है, इंडस्ट्री में यूज कहाँ होता है। ये बहुत जरूरी है, आपको सिर्फ पढ़ लेना ही जरूरी नहीं है, आपको ये समझना भी जरूरी है कि चीजों का यूज इंडस्ट्री में या कंपनीज में कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला मैंने क्रम में लिखा है यूजेज को, कि जिस चीज का यूज सबसे ज्यादा होता है उसको सबसे ऊपर लिखा है, जिसका थोड़ा कम होता है उसका कम लिखा है। सो प्रिडिक्टिव एनालिसिस, मतलब किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। जैसे एग्जांपल हम कह सकते हैं वेदर को प्रिडिक्ट करना है आपको, या आपको स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। तो ऐसी चीज़ों का प्रिडिक्शन करने के लिए रिग्रेशन का यूज सबसे ज़्यादा होता है। फिर होता है ऑपरेशन एफिशिएंसी। अब आपका कोई कंपनी है, आपका मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग के कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कितनी स्पीड से हो रहा है या ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, कितने सटीक हो रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए भी रिग्रेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद किसी भी डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्टिंग डिसीजंस, मतलब आपने कोई डिसीजन लिया, उसको सपोर्ट करने के लिए जो आप एविडेंस पेश करेंगे, जो आप सबूत देंगे, वो भी वहाँ पे भी आप रिग्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। चौथा है करेक्टिंग एरर्स। एरर को करेक्ट करने के लिए, मान लीजिए आपने कोई मेथड बनाया, कोई डेटा बनाया और उसमें कुछ एरर है, तो उसको ठीक करने के लिए भी रिग्रेशन का यूज़ होता है। उसके बाद पांचवा न्यू इनसाइट्स, मतलब कुछ भी नया इनसाइट्स के लिए। तो जैसे
जैसे हमें हमारी कंपनी में कोई नया एल्गोरिदम बनाना होता है या कुछ नया डेटा पे एनालिसिस करना होता है, तो इनिशियल एनालिसिस हम रिग्रेशन से करना पसंद करते हैं या कोई भी कंपनी पसंद करती है। तो ये 5 बहुत ही मेजर यूज केसेस हैं जो आपको थोड़ा फैमिलियराइज हो जाना चाहिए। ये आपको हेल्प करेंगे आपके यूज केस चुनने में या प्रोजेक्ट चुनने में रिग्रेशन बेस्ड। अब असाइनमेंट 5 की बात करें, ये दूसरा असाइनमेंट है इस लेक्चर का। इसमें आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताना है कि जहां पे आपको लगता है लीनियर रिग्रेशन यूज होता है, स्टॉक प्राइस को छोड़ के, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो उसको छोड़ के आपको एक नया एग्जांपल बताना है जहां पे आपको लगता है कि लीनियर रिग्रेशन का काफ़ी यूज होता है। अब बात करें कि लीनियर रिग्रेशन भी 2 तरह के होते हैं। पहला कैटेगरी है सिंपल लीनियर रिग्रेशन और दूसरा कैटेगरी है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो कैसे डिस्क्राइब करें? तो पहला है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमने अभी देखा कि एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, एक स्टॉक प्राइस था। तो जब ऐसा कोई एग्जांपल हो जहां पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ऐसे केसेस में हम इसको कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। लेकिन अगर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या आपका जो इनपुट्स डेटा है वो ज़्यादा हो एक से, जो नॉर्मल केसेस में होगा, नॉर्मल जब आप यूज़ करेंगे तो आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ही मिलेगा। तो ऐसे केसेस को हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। 2, 3, 4 मतलब एक या एक से ज़्यादा अगर इनपुट डेटा है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके डेटा में, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में यहाँ पर सेम डेटा मैंने लिया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसी देश का और स्टॉक प्राइस, मैंने बस एक डेटा ऐड कर दिया यहाँ पर और वो है कंट्री का जीडीपी। अब आपके भी दिमाग में आएगा अगर किसी कंट्री का जीडीपी बहुत बड़ा ज़्यादा है तो स्टॉक भी बहुत बढ़ेगा, जीडीपी जैसे घटेगा तो स्टॉक भी घटेगा। तो यहाँ पे ये उल्टा एक रिलेशन बन रहा है, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने पे स्टॉक प्राइस घट रहा है, लेकिन कंट्री का जीडीपी घटने पे स्टॉक प्राइस घट रहा है। तो एक दोनों का रिलेशन जो है थोड़ा थोड़ा उल्टा है। तो इस तरह के डेटा आपको बहुत मिलेंगे जहां पर रिलेशंस अलग अलग रहेंगे अलग अलग वेरिएबल के साथ। तो इसको समझने के लिए आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन समझना होगा। हमारे एग्जाम्पल के लिए हम अभी सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मैथमेटिक्स समझाएंगे आगे। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आसान है, उसी चीज़ को एक्सटेंड करके आप सीख सकते हैं। तो वो भी मैं समझा दूंगा कैसे आप आगे समझ सकते हैं। अब इस लेक्चर को हम यही रोकेंगे क्योंकि ये भी लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। तो हम इस लेक्चर को हम लीनियर रिग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, थ्योरी को। ये इस पार्ट में हमने समझ लिया क्या होता है ऑन एंड ऑल लीनियर रिग्रेशन। अब हम समझेंगे उसके मैथमेटिक्स को। सो आपको जैसा मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेट लाइन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया और दूसरा डिफरेंशिएशन का आइडिया होना चाहिए अगले लेक्चर के लिए। अगला लेक्चर थोड़ा मैथमेटिकल इंटेंसिव होगा, तो आपको थोड़ा बस मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में हमारा प्लान ये होगा कि हम प्लॉट करें रिग्रेशन लाइन को। मतलब हमने ये देखा कि रिग्रेशन लाइन हमने अभी तक ये देखा कि हमने एक रिग्रेशन लाइन बनाया, लेकिन वो कैसे बनाया, उस रिग्रेशन लाइन में को कैसे फिट किया, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। और दूसरा हम देखेंगे कॉस्ट फंक्शन, मतलब कि कितना एरर आ रहा है आपका रिग्रेशन लाइन फिट करने के बाद और उसको हम कैसे मॉडल करते हैं, कैसे ठीक करते हैं एरर को, और कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं डेटा। तो इन दोनों चीज़ों को देखेंगे। आप थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिए अपना मैथमेटिक्स अगर नहीं है तो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी हमारा वीडियो आएगा। वीडियो को लाइक करें तो थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन मिलता है। कमेंट कीजिए, असाइनमेंट्स बनाइए, तो थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ एक सही दिशा में मैं जा रहा हूँ। थैंक यू।